हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डेयर टू ड्रीम पर। मैं नाजमा सिद्दीकी। जैसा कि बच्चों मैं आपको वर्ग दशम की हिंदी जो है वो अध्याय 1 से लेकर अध्याय 4 तक जो है वो पढ़ा चुकी हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 5। अध्याय 5 सुमित्रानंदन पंत जी के बारे में है और इनकी कविता का नाम है भारत माता। इस अध्याय को पढ़ने से पहले हम पंत जी की जीवनी पर प्रकाश डालेंगे। तो पंत जी का जन्म जो है 1900 ईस्वी में उत्तरांचल राज्य के अल्मोड़ा जिले के कौशानी गांव में हुआ था। इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए आवश्यक है कि पंत जी जो है वो हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध कवि रह चुके थे और उनका जन्म 1900 ईस्वी में उत्तरांचल राज्य में जो अल्मोड़ा जिला है उसके कौशानी गांव में हुआ था। पंत जी के पिता का नाम था गंगादत्त पंत और माता थी सरस्वती देवी। और पंत जी के बारे में कहा जाता है कि ये प्रकृति और सौंदर्य के प्रेमी कवि थे, ऐसा माना गया है। पंत जी की अगर रचनाओं को हम देखते हैं तो इनकी अनेकों रचनाएं हैं, जिनमें से मुख्य रचनाएं उच्छ्वास, पल्लव, वीणा, ग्राम्या, चिदंबरा, ये इनकी प्रमुख रचना है। इनमें से 2 रचनाओं के बारे में हम आपको जानकारी देना चाहेंगे कि ग्राम्या जो है, आप जो अभी पढ़िएगा भारत माता शीर्षक कविता, ये ग्राम्या इनके जो है संकलन से लिया गया है। और चिदंबरा के लिए पंत जी को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था, यानी उनको चिदंबरा लेखन कला कार्य के लिए जो है सम्मानित भी किया गया था। तो पंत जी की जीवनी में ये याद रखना है कि इनका जन्म 1900 ईस्वी में हुआ था, अल्मोड़ा जिला जो कि उत्तरांचल राज्य के कौशानी गांव में इनका जन्म हुआ था। माता सरस्वती देवी, पिता जो है गंगादत्त पंत जी थे। और इनकी प्रमुख रचनाओं में ग्राम्या का नाम अवश्य याद रखना है, क्योंकि ये जो पाठ्य पुस्तक में आपका जो भारत माता शीर्षक कविता है वो ग्राम्या से संकलित है। और चिदंबरा के लिए जो है पंत जी को पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पंत जी प्रकृति के सौंदर्य प्रेमी कवि थे, परंतु वर्तमान जो कविता आप पढ़िएगा भारत माता, ये कविता जो है, तो भारत माता कविता में जो है गुलाम भारत का उल्लेख किया गया है। साथ में पंत जी बतलाते हैं कि गुलाम भारत की स्थिति कैसी थी, अर्थात जब हमारा देश पराधीन था तो भारत माता और भारत की दुर्दशा किस प्रकार से थी, इसका चित्रण किया गया। तो आप जो है पुस्तक पे अगर ध्यान देते हैं तो इसकी प्रथम पंक्ति है, भारत माता ग्रामवासिनी। पंत जी कहते हैं कि भारत माता जो है वो गांव में निवास करती है, गांव में रहती है, खेतों में फैला है श्यामल। भारत माता गांव में निवास करती है क्योंकि भारत एक गांव का देश है। और खेतों में फैला है श्यामल, यहाँ श्यामल का मतलब होगा सांवलापन। खेतों में हरियाली नहीं है, खेत सांवले हैं, उजाड़ है। खेतों में फसल नहीं है। फसल क्यों नहीं है? क्योंकि अंग्रेजी शासनकाल है, लगान बहुत ऊंचा है, लगान इतना ज़्यादा है कि किसान कर्ज के बोझ से दब गया है और खेत बंजर पड़े हुए हैं, खेतों में फसल नहीं है। खेतों में फैला है श्यामल, अर्थात खेत बंजर है, उजाड़ है। धूल भरा मैला सा आंचल, भारत माँ के जो वस्त्र हैं, ऐसे तो भारत माँ का जो छवि है वो सफ़ेद वस्त्र धारण करती है, परंतु भारत माँ का जो आंचल है, सफ़ेद जो आंचल है, वो धूलों से भरा हुआ है। धूलों से भरा हुआ आंचल कहने का कवि का तात्पर्य यह है कि गरीबी का प्रतीक, अर्थात माँ के वस्त्र साफ सुथरे नहीं हैं, वो धूल धूसरित हो रहे हैं। गंगा यमुना में आंसू जल, गंगा और यमुना ये हमारे भारत की 2 पवित्र नदियां हैं, परंतु भारत माँ जो है सदियों की गुलामी से इतना जो है वो दुखी है कि गंगा यमुना की तरह उनके आंखों से आंसू जो है वो जा रहा है। मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी, भारत माँ मिट्टी की प्रतिमा अर्थात मिट्टी की मूर्त की तरह शांत है, चुप है, कुछ नहीं बोल रही है और उनका चेहरा बता रहा है, चेहरे की दशा ऐसी है कि वो उदास दिखाई दे रही है। तो पुनः मैं प्रथम जो है इसका हम जो है भावार्थ आपको बताना चाहेंगे कि भारत माता गांव में निवास करती है। यहाँ के खेतों में, गुलाम भारत में जो है भारत के खेत वो श्यामल अर्थात जो है उजाड़ या बंजर पड़े हुए हैं। माँ का आंचल जो है वो धूलों से भरा हुआ है, अर्थात साफ सुथरे माता का वस्त्र भारत माँ का वस्त्र नहीं है। गंगा यमुना के जल की तरह माँ के जो है दुख के आंसू बह रहे हैं और भारत माँ जो है वो मिट्टी की मूर्त की तरह उदास चुपचाप दिखाई दे रही है। दूसरा इसका है, दैन्य जड़ित अपलक नत चितवन। दैन्य का अर्थ होता है गरीबी, जड़ित मतलब दिखाई दे रहा है, जड़ा हुआ है, चेहरा जो है चेहरे से ही लग रही है कि भारत माँ जो है वो निर्धन है। अपलक नत चितवन, चितवन कहते हैं दोनों आँखों को, नत मने झुकी हुई, अपलक मने बिना पलक झपकाए।
भारत माँ के जो दोनों नयन हैं, आँखें हैं, वो झुकी हुई है। झुकी हुई का मतलब है कि अपने देश के लोगों की स्थिति को देख के वो लज्जा का अनुभव कर रही है, इसीलिए जो है नत चितवन अर्थात आँखें झुकी हुई है। अपलक, अपलक का मतलब होता है वो पलक भी झपका नहीं रही है। अधरों में चिर नीरव रोदन, अधर कहते हैं ओठ को, तो भारत माँ के ओठों की जो है ऐसा लग रहा है देखने से चिर नीरव रोदन, रोदन मने रुलाई, चिर मने लगातार। भारत माँ के ओठ देखने से लग रहा है कि उससे रुलाई का स्वर अर्थात रोने का स्वर जो है वो प्रतीत हो रहा है। युग युग, 2 बार युग शब्द का प्रयोग करने के पीछे कवि का मतलब है कि एक युग 100 साल, दूसरा युग 100 अर्थात 200 वर्षों के तम यानी अंधकार से विषन्न मन, गुलामी के 200 वर्षों की गुलामी से मन जो है विषन्न हो गया है, खिन्न हो गया है। वह अपने घर में प्रवासिनी, ऐसा लग रहा है कि भारत माँ जो है अपने ही घर में जो है वो पराया अनुभव कर रही है। प्रवासिनी का मतलब होता है कि अपना ही भारत देश उसे पराया लग रहा है। 30 कोटि संतान नग्न तन, उस समय भारत की जनसंख्या 30 कोटि अर्थात 30 करोड़। 30 करोड़ संतान यानी बच्चे जो हैं भारत माँ के, जो देश के लोग हैं, देश के बच्चे हैं, नग्न तन, नग्न माने शरीर से नंगे हैं अर्थात वस्त्र ठीक से शरीर पर नहीं है। क्योंकि इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि कपास पर भी अंग्रेजों का अधिकार हो गया है, जिससे वस्त्र की बुनाई होती है वो भी अंग्रेज ले रहा है। अर्ध क्षुदित, अर्ध माने होता है आधा और क्षुधा का मतलब होता है भूख, भूख जो है वो आधा ही मिटता है। शोषित निरस्त्र जन, शोषित का मतलब होता है वो सताए हुए हैं और निरस्त्र जन का मतलब होता है निर मने के बिना, अस्त्र मने हथियार और जन मने लोग, अर्थात भारत के लोगों के पास अंग्रेजों से लड़ने के लिए हथियार भी नहीं है। मूढ़ असभ्य अशिक्षित निर्धन, मूढ़ कहते हैं मूर्ख को, असभ्य जिसे सभ्यता का ज्ञान नहीं है, अशिक्षित अनपढ़ और निर्धन अर्थात गरीब। देश की जनता का क्या हाल है कि वो देश की जनता मूर्ख है, असभ्य है, अनपढ़ है और गरीब है। नत मस्तक तरुतल निवासिनी, नत अर्थात झुक गया है, मस्तक अर्थात मस्तक जो है माथा शर्म से झुक गया है क्योंकि देश के जो है लोग अच्छी अवस्था में नहीं हैं। तरुतल निवासिनी, तरु कहते हैं पेड़ को। कहने का मतलब, कवि के कहने का मतलब, पंत जी के कहने का मतलब यहाँ यह है कि अंग्रेजों की गुलामी से जो है लोगों के घर द्वार जो है वो भी छिन गए हैं, तो भारत माँ अपने बच्चों को लेकर तरुतल निवासिनी अर्थात पेड़ के नीचे निवास करती है। अगला इसका है स्वर्ण सस्य पर पद तल लुंठित। थोड़ा भाषा जो है वो कठिन है, परंतु अगर आप ध्यान से इसको देखिएगा, हमारे साथ साथ अगर आप किताब पे नज़र डालते हैं तो आपको सारे भावार्थ समझ में आ जाएंगे। स्वर्ण शस्य पर पद तल लुंठित, स्वर्ण कहते हैं सोने को, सस्य माने फसल देने वाली। अंग्रेजों के आने से पहले भारत के खेत जो थे सोने के समान फसल को उगाते थे। स्वर्ण सस्य सोने के समान फसल देने वाली, पर लेकिन पदतल लुंठित, लुंठित का मतलब अंग्रेजों ने इसे रौंद दिया, नील की खेती करवा के तरह तरह से धरती पर अत्याचार करके, किसानों पर अत्याचार करके इसे रौंद डाला। धरती सा सहिष्णु मन कुंठित, भारत माँ जो क्या है, भारत माँ जो है वो धरती के समान सहनशील बनी रही, सब कुछ सहती रही। मन कुंठित, लेकिन मन जो है भीतर ही भीतर, कुंठा कहते हैं हीन भावना को, भारत माँ का जो है हृदय भीतर से हीन भावना से ग्रसित हो गया। क्रंदन कंपित अधर मौन स्मित, क्रंदन कहते हैं रुलाई की आवाज़ को, कंपित ऐसा लग रहा है कि भारत माँ भीतर ही भीतर क्रंदन अर्थात रो रही है और कांप रहा है, शरीर जो है वो कंपित हो रहा है। अधर मौन स्मित, परंतु अधर अर्थात होठ जो है मौन को, चुप को धारण किए हुए हैं। अर्थ कहने का मतलब है कि अंग्रेजों के जुल्म से वो कुछ कह भी नहीं पा रही है, भीतर ही भीतर रो रही है, शरीर कांप रहा है, परंतु अधर जो है, होठ जो है वो चुप है, कुछ कहने का साहस नहीं है। राहु ग्रसित, ऐसा लगता है कि जिस प्रकार राहु के ग्रसने से चंद्रमा का जो है रूप वो मलिन हो गया, गंदा हो गया था, उसी प्रकार अंग्रेज यहाँ दुष्ट राहु बनकर जो है वो भारत माँ के सुंदर रूप को जो है ग्रस रहा है अर्थात निगल रहा है। शरत इंदु हासिनी, अगर इस शब्द को तोड़ा जाए तो शरत जोड़ इंदु अर्थात शीत ऋतु की इंदु यानी चंद्रमा,
भारत माँ का रूप कितना सुंदर था। तो जिस तरह से शीत ऋतु में कुहासा के बीच में जो है, कोहरा के बीच में चंद्रमा का रूप बहुत अच्छा लगता है, वैसे ही भारत माँ अंग्रेजों के आने से पहले बहुत ही सुंदर थी। शीत ऋतु की चंद्रमा से कभी उसकी भारत माँ की तुलना करते हैं, परंतु उसे राहु जो है, अंग्रेज जो है वो राहु बनकर क्या किया है, निगल गया है या निगलने की कोशिश में लगा है। अगला इसका पंक्ति है, चिंतित भ्रिकुटी क्षितिज तिमिरांकित। चिंतित, भारत माँ के माथे पर चिंता की रेखा है, भ्रिकुटी कपाल पर चिंता की रेखा है, क्षितिज यानी आकाश, तिमिर जोड़ अंकित अर्थात आकाश जो है तिमिर अंधकार को कहते हैं। पूरे देश में अंधकार यानी अज्ञानता, अंधविश्वास ये सब फैला हुआ है। नमित नयन नभवाष्पाच्छादित, नमित नम है यानी अर्थात नीचे झुकी हुई है, नयन भारत माँ की आंखें जो है नमित है, नभ यानी आकाश जो है वाष्पाच्छादित, वाष्प से ढका हुआ है, कुछ साफ साफ सत्य जो है वो स्पष्ट नहीं दिख रहा है। चारों तरफ जो है वो अराजकता भ्रष्टाचार का वातावरण है, ऐसा लगता है कि वाष्प से कोहरा से जो है ढक गया है, कुछ दिखता नहीं है। आनन, आनन कहा गया है मुंह को। श्री छाया सबसे उपमित, श्री जो है यहाँ भारत माँ के लिए ये एक उपमा सूचक शब्द है, अर्थात भारत माँ के आनन यानी मुख की जो है छाया, मुख को तो छोड़ दीजिए, उनकी जो मुख की छाया थी, प्रतिबिंब था, शशि उपमित, शशि अर्थात उसकी तुलना चंद्रमा से की जाती थी। ज्ञान मूढ़ गीता प्रकाशिनी, आज वही भारत माँ जो गीता का प्रकाश, गीता यानी महाभारत का जो अंतिम खंड गीता है, उसका प्रकाश भारत से ही फैला है। तो गीता का प्रकाश फैलाने वाली, गीता का ज्ञान संसार को देने वाली भारत माँ आज ज्ञान से मूढ़ अर्थात मूर्ख बनी हुई है। अंग्रेजी शासनकाल में भारत की ये दुर्दशा है कि चारों तरफ जो है अंधविश्वास, अशिक्षा है, गरीबी है। तो भारत माँ जो विश्व को गीता का ज्ञान दी है, आज वो खुद ज्ञान से मूढ़ यानी मूर्ख बनी हुई है। परंतु पंत जी जो है इस कविता के अंत में एक आशा का भाव जगाते हैं। क्या कहते हैं, सफल आज उसका तप संयम। पंत जी बतलाते हैं कि एक दिन भारत माँ का तपस्या, तप और संयम, संयम माने धीरज होता है, तो एक दिन भारत माँ का तपस्या और संयम वो सफल होगा। आज सफल भी है, आज भारत आज़ाद है, स्वतंत्र है। पिला अहिंसा स्तन्य शुद्धोपम, क्योंकि भारत माँ जो है अपने बच्चों को अहिंसा रूपी, अहिंसा स्तन्य शुद्धोपम, सुधा माने अमृत होता है, भारत माँ अपने देश के बच्चों को, देश के संतान को अहिंसा रूपी दूध पिलाई है। कहने का तात्पर्य है कि वो ये नहीं सिखाई है कि तुम भी जो है अंग्रेज पर जाकर जो है आक्रमण कर देना, ये शिक्षा नहीं दी है, अहिंसा का पाठ पढ़ाई है। हरती जन मन भय, हरती माने हरण करेगी, दूर करेगी, जन माने लोग के मन से भय, डर जो अंग्रेजी शासनकाल का भय है वो एक दिन लोगों के मन से दूर होगा। भव तम भ्रम, भ्रम मन अंधविश्वास, तम मन अंधकार, अज्ञानता का जो अंधकार है, अंधविश्वास का जो अंधकार है वो लोगों के मन से दूर होगा। जग जननी जीवन विकासिनी, और जग को जन्म देने वाली, लोगों को जन्म देने वाली भारत माँ वो हमारे देश को के जीवन को, लोगों को विकास के पथ पर ले जाएगी। कविता के अंत में पंत जी ऐसी आशा का भाव जगाते हुए कविता का समापन करते हैं कि एक दिन भारत स्वतंत्र होगा, क्योंकि भारत माँ का तपस्या और धैर्य दोनों सफल होगा, और भारत माँ अपने बच्चों को अहिंसा का जो शिक्षा दी है वो भी सफल होगा। लोगों के मन से अंधकार, अंधविश्वास का जो अंधेरा फैला है वो दूर होगा, और भारत के बच्चों को जन्म देने वाली भारत माँ जो है वो हमें विकास के पथ की ओर अग्रसर करेगी। इस प्रकार ये कविता परतंत्र भारत की दुर्दशा को बतलाते हुए पंत जी जो है बड़े ही सुंदर शब्दों में इसकी रचना किए हैं, और इसके प्रश्न उत्तर जो हैं वो भी थोड़ा हम इस पे ध्यान देते हैं कि कविता के प्रथम अनुच्छेद में कवि भारत माँ का कैसा चित्र प्रस्तुत करते हैं। तो आप बच्चों लिख सकते हैं कॉपी पे कि कविता के प्रथम अनुच्छेद में पंत जी बतलाते हैं कि भारत माता गांव में निवास करती है, क्योंकि भारत एक गाँव का देश है, और देश यहाँ के खेतों में जो है श्यामलता है। अंग्रेजी शासनकाल में खेत जो है वो उजाड़ पड़े हुए हैं, उनमें फसल नहीं है अंग्रेजों की नीति के कारण, तथा भारत माँ जो है वो उनकी आँखों से जो है गंगा यमुना के जल की तरह आंसू लगातार बह रहा है, और भारत माँ के वस्त्र जो है वो साफ़ सुथरे नहीं है, धूल से भरे हुए हैं, और वो मिट्टी की मूर्ति की तरह उदास दिखाई दे रही है।
प्रश्न नंबर 2 है कि भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी क्यों बनी हुई है। इसका जवाब हो सकता है इसका जवाब आप ये लिखिएगा कि क्योंकि भारत के हर चीज़ पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया है और भारत के जनता जो है अंग्रेजी शासनकाल के जो है आतंक से वो जो है बहुत तरह के दुख दर्द को सह रही है। भारत माँ को ऐसा लग रहा है, अपने बच्चों को देख के ऐसा लग रहा है कि ये घर उनका अपना नहीं है, अर्थात भारत की धरती उनकी अपनी नहीं है। इसीलिए वो महसूस कर प्रवासिनी शब्द का प्रयोग इसमें किया गया है कि उसे महसूस हो रहा है कि उसका अपना घर पराया हो चुका है। प्रश्न नंबर 3 है कि कविता में कवि भारतवासियों का कैसा चित्र खींचता है। कविता के दूसरे अनुच्छेद में भारतवासियों का चित्रण किया गया है कि 30 कोटि संतान है, नग्न तन है, नंगी अवस्था में है और शरीर पर जो है ठीक से वस्त्र नहीं है, मूर्ख हैं, असभ्य हैं, अशिक्षित हैं, अनपढ़ हैं और भारत की जो जनता है अर्धक्षुधित है, यानी आधा पेट भोजन मिलता है, शोषित है, सताए गए हैं, बिना हथियार के हैं। हाँ, और यह सब देखकर माँ का मस्तक जो है वो झुका हुआ है। प्रश्न नंबर 4 है भारत माता का ह्रास भी राहुग्रसित क्यों दिखाई देता है। तो पंत जी बतलाते हैं कि भारत माँ के मुख की तुलना जो है वो चंद्रमा से की जाती थी, शरतेंदु थी, यानी शीत ऋतु की चंद्रमा के समान भारत माता का रूप सुंदर था, परंतु अंग्रेज जो है उसको दुष्ट राहु बनकर क्या किया है, निगल रहा है, ग्रस रहा है, जिससे कि उनका रूप दिन प्रतिदिन मलिन हो रहा है। प्रश्न नंबर 5 है कि कवि भारत माता को गीता प्रकाशनी कहकर भी ज्ञानमूढ़ क्यों बतलाता है। तो इसका जवाब आप लिखिएगा क्योंकि भारत वह धरती है जिसने गीता का ज्ञान पूरे विश्व को दिया, गीता का प्रकाश फैलाया, परंतु अंग्रेजी शासनकाल में वही भारत जो विश्वगुरु कहलाता है, इसके संतान जो है भारत की जनता जो है वो मूर्ख बनी हुई है। गरीबी के कारण, अंग्रेजी शोषण के कारण जो है वो ज्ञान से वंचित हो गई है, अंधविश्वास में भटक रही है। इसलिए कवि कहते हैं कि भारत गीता प्रकाशनी, भारत माता गीता का प्रकाश देने वाली है, लेकिन वो अपने ही देश में, उसके अपने ही देश में बच्चे जो हैं वो ज्ञान से वंचित है। प्रश्न नंबर 6 है कवि की दृष्टि में आज भारत माता का तप संयम सफल क्यों है। तो कविता के अंत में जैसा कि हमने बताया आपको कि अंत में पंत जी एक आशा का भाव जगाते हुए कहते हैं कि एक दिन अवश्य ऐसा आएगा कि भारत माँ का धीरज और तपस्या सफल होगा, भारत आज़ाद होगा, भारत माँ अपने बच्चों के मन से जो डर है, अंधकार है, अंधविश्वास है, उसको दूर करेगी और अहिंसा का शिक्षा देगी और भारत जो है विकास के रास्ते पर बढ़ेगा। तो इसलिए कवि जो है कहते हैं कि एक ना एक दिन भारत माँ का तपस्या और संयम अर्थात धीरज सफल होगा। इस पाठ में, बल्कि आपका हिंदी का जो काव्यखंड है, इसमें प्रत्येक अध्याय में आपको व्याख्या से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। हमारा अगला वीडियो जो होगा उसमें हम आपको व्याख्या लिखने का, हिंदी का कोई भी पंक्ति, कविता की पंक्ति का व्याख्या आप कैसे स्पष्ट कीजिएगा तो इसके बारे में हम बताएंगे। आपका जो है काव्य और जो गद्य भाग है दोनों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, परंतु काव्य भाग में एक विशेषता होती है कि अगर आपको कविता का पूरा भावार्थ समझ में आ जाता है तो प्रश्न उत्तर करने के साथ साथ आपको भावार्थ लिखने में या फिर व्याख्या करने में भी आसानी होगी। तो आप हमारे चैनल पर बच्चों बने रहिए और इसी तरह से जो है मैं नियमित रूप से आपको जो है इसका जो है पढ़ाऊंगी और संबंधित प्रश्न भी इसका बताऊंगी और आप जो है हमारे चैनल पे बन के इसका लाभ उठाइए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।